जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं F-35B को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट पर F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इनिशियली ये कहा गया था कि लो फ्यूल के चलते इसको भारत में लैंड करवाया गया था, लेकिन अब तस्वीरें सामने निकल कर आना शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग में कुछ एक समस्या नहीं थी, बल्कि मल्टीपल यहाँ पर दिक्कतें थी जो नोटिस करी गई हैं। इसमें हाइड्रोलिक प्रॉब्लम से लेकर के इंजन में डैमेज के जो इश्यूज हैं वो नोटिस किए गए हैं। और इसके पहले एक टीम भी आई थी जहां पर उन्होंने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिंगापुर से एक टीम सामने आई है जो कि इंस्पेक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन में कोई बड़ा यहाँ पर इशू पाया जाता है तो फिर उसके बाद यूके जो है अब इसको वापस बुलाने पर विचार कर सकता है। और इसके लिए जो ये F-35B एयरक्राफ्ट है, इसको बेसिकली रॉयल एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि F-35B काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को होस्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ और ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है। और इसीलिए ये यहाँ पर भारत में कह सकते हैं मेंटेन कर पाना इनको थोड़ा मुश्किल है। अब ये एक महंगे एयरक्राफ्ट हैं और रॉयल नेवी खुद ये नहीं चाहती कि इंडियन टेक्नीशियंस इसके आसपास आएँ। और उन्होंने भारत की उस रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर दिया है, जहां पर भारत ने कहा था कि खुले में ये एयरक्राफ्ट खड़ा है, इससे मौसम और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो इसको प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे आप हमारे हैंगर्स का यूज़ कर लें। तो रॉयल नेवी की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दी गई थी। और अब माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये मेनटेन नहीं हो पाए, इनकी तकनीकी समस्याओं को ठीक नहीं किया गया, तो फिर इनको एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है। और ऐसे में मातृभूमि की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर कुछ मेजर फॉल्ट हैं जो नोटिस किए गए हैं, और वहाँ पर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि भारत में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अब इसको जो रिपेयर फैसिलिटी है यूके में, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। और ऐसे में रॉयल एयरफोर्स का जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 है उसका यूज़ किया जाएगा। अब इसके बाद से इंटरनेट मीडिया पर बहुत सारी डिबेट ट्रिगर हो गई हैं, और वो डिबेट ट्रिगर हुई हैं इसकी मेंटेनेंस को लेकर और इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर। और उसके पीछे की एक वजह भी है, क्योंकि बीते अगर आप 7 से 8 महीने में देखेंगे तो ये पहला इशू नहीं है। F-35 के साथ मल्टीपल इश्यूज हो चुके हैं, मल्टीपल क्रैशेस की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिससे F-35 काफ़ी परेशान है। और उससे ज़्यादा परेशान है लॉकहीड मार्टिन, क्योंकि अब यहाँ पर F-35 के रेपुटेशन पे जो सवाल हैं वो उठने शुरू हुए हैं। और भारत में इसके लिए चर्चा होना काफ़ी वाजिब भी है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि F-35 का जो ए वेरिएंट है, ये ऑलरेडी इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए कम्पीट करने का प्रयास कर रहा है, और उसका सामना Su-57 फैलन से हो रहा है। और ऐसे में इस समय लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं सामने आ रही हैं कि अगर इस प्रकार के इश्यूज भारत के साथ हुए तो यहाँ पर भारत क्या करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत आज तक कभी भी किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं किया, और इनको मेंटेन करने के लिए जो जरूरी इकोसिस्टम होना चाहिए वो भारत में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में समस्याओं को भारत कैसे टैकल करेगा, ये चीज़ें भी देखने लायक होंगी। खैर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि इंडियन टेक्नीशियंस को यहाँ पर एक्सेस नहीं मिला है F-35 का, और इस समय ये CISF के घेरे पे है। और माना जा रहा है कि अगर समस्याएं रेक्टिफाई नहीं हुई तो फिर यहीं से इसको एयरलिफ्ट करके यूके ले जाया जाएगा। मामले की गंभीरता का आकलन उसी वक्त हो गया था जब 1 से 2 दिन तक खड़े रहने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट वहां से हटा नहीं, क्योंकि इनिशियल प्लान ये था कि रिफ्यूल करके ये वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करेगा, लेकिन ये सही मायने में टेक ऑफ करने की स्थिति में था ही नहीं। और अभी यही चीज़ देखने को मिल रही है, और आज तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं और इसमें कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने Su-57 को लेकर दिया है या F-35 को लेकर दिया है। इस समय अलग अलग मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, भारत उस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशियन ऑफर को कंसीडर कर रही है, F-35 कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में ANI को दिए गए एक पॉडकास्ट में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कंफर्म कर दिया है कि अभी भारत किसी भी देश के साथ फॉर्मल टॉक्स में नहीं है जहां पर किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत की जा रही हो। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि कोई फॉर्मल टॉक्स अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। हमारा जो प्राथमिक इस समय विषय है, प्राथमिक जो ध्यान का केंद्र है, वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि हमारा स्वदेश निर्मित 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। और यही एक एयरक्राफ्ट है जिसको इस समय इंडिया में कंसीडर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ फिलहाल भारत नहीं देख रहा है।
हालांकि उन्होंने उन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जहां पर यह चीज़ कही गई हो कि भारत भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। देखिए Su-57 की जहां तक बात रही और F-35 लाइटनिंग 2 की जहां तक बात रही, ये दोनों काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म हैं और अभी तक इनको लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आई है ये अलग अलग मीडिया हाउसेस के थ्रू आई हैं, जहां पर या तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने सोर्सेज के माध्यम से जानकारी दी है या फिर रक्षा मंत्रालय के जो सोर्सेज हैं उनसे जानकारी सामने आई है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी देश अपना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट की और सोर्स कोड लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव देगा तो उसको भारत नज़रअंदाज नहीं करेगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अभी कोई फॉर्मल टॉक शुरू नहीं हुई है। ये बात अलग है कि एरो इंडिया के दौरान जो एक डिटेल इंस्पेक्शन है भारत की तरफ से किया गया था और एक डिटेल ब्रीफिंग जो है Su-57 की, ये भारत को दी गई थी। कुछ लोग ये मानते भी हैं कि अगर भारत बातचीत कर भी रहा होगा तो भारत अभी इस चीज़ को फाइनलाइज होने तक और पब्लिकली अनाउंस नहीं करेगा। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात माने तो भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी, जिसमें कई पूर्व एयर मार्शल शामिल हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2019 का दौर अलग था, 2025 का दौर अलग है। आज आपके सामने जो 5th जनरेशन थ्रेट है वो खड़ी हैं। एक तरफ चाइना 5th जनरेशन फाइटर्स को डिप्लॉय कर रहा है, तो वहीं अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए उन्हें तकरीबन 40 की संख्या में J-35 देने वाला है, जिसकी डिलीवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। और J-35 काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को होस्ट करेंगे, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार सिस्टम है वो भी हमें देखने को मिलेगा। और ऐसे में राफेल ने अभी तक जो डोमिनेंस बना कर रखा है उसको कहीं ना कहीं वो चैलेंज जरूर करेंगे, क्योंकि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं गैलियम आर्सेनाइड पर भारी जरूर पड़ेगी। इसके अलावा एडवांस्ड वेपनरी और स्टेल्थ जो है ये एडिशनल उनकी मदद करने वाले हैं। और ऐसे में भारत को ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इस थ्रेट को काउंटर कर सके। और ऐसे में इस समय F-35 और Su-57 से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है, जहाँ पर कहा है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को कंसीडर करते हैं तो आपको प्रैक्टिकलिटी और यहाँ पर अपनी सहूलियतों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चाहे F-35 हो या Su-57 ये सब 5th जनरेशन फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं और इनको कैसे भारत मेंटेन करता है, भारत के लिए कौन जेब पर भारी पड़ता है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। Su-57 के साथ बड़ी बात यह है कि नासिक में इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है और 30% से भी कम मॉडिफिकेशन करने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा रूस ने भारत को गैलियम नाइट्राइड बेस्ड हिस्सा रेडार, जो इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर है, इंडिजिनस वेपनरी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव दिया है, जो कि F-35 के केस में भारत को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में Su-57 का समर्थन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपको फिर बता दें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रक्षा मंत्रालय से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और हम ये कह नहीं सकते कि डील कभी फाइनलाइज होगी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान को वाकई 2026 एयरक्राफ्ट मिलने शुरू होते हैं तो भारत इस पर विचार अवश्य करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यही सही टाइम है Su-57 के लिए, या भारत इसको ना लेकर कोई गलती कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।